हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम T20 पर मैं प्रियंका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे फिर से तैयार हो जाइए अगले मॉक टेस्ट के साथ। तो आज हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस चैनल पर। मॉक टेस्ट की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मैंने उतने ही क्वेश्चंस लिए हैं जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले का आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही लगातार आपके लिए क्लासेस भी आ रही हैं, वो चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हों या फिर एसआई के बच्चे हों। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़ करके तैयारी करते रहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अपने सुझाव आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड प्रैक्टिस सेट को। तो सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है रामानंद, बी ऑप्शन है रामदास, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन दिया गया है विट्ठलनाथ। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है सूरदास के गुरु कौन थे, और इसका सही उत्तर है वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सेकंड क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से देखिए। पहला है गति, दूसरा ऑप्शन है यति, तीसरा ऑप्शन है तुक और चौथा ऑप्शन है गढ़। तो इनमें से बताना है जब आप छंद पढ़ते हैं तो जो बीच में विराम आता है उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, छंद पढ़ते समय जो विराम आते हैं उनको बोलते हैं यति। क्या बोलते हैं? यति। विराम को क्या बोला जाता है? यति। तीसरा प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, चिन्ह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो तीसरा प्रश्न जो है वो चिन्ह से ही है। जो भी जैसे हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह या फिर योजक चिन्ह, इन सब का प्रयोग कहाँ पर होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसी पर बेस्ड ये तीसरा प्रश्न है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह और डी ऑप्शन दिया गया है पूर्ण विराम। इनमें से बताना है क्या उत्तर सही होगा, और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। क्या उत्तर सही होगा? पूर्ण विराम। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अमर्ष क्या है। अमर्ष क्या है? ऑप्शन ए है एक काव्य दोष है, ऑप्शन बी है एक संचारी भाव है, ऑप्शन सी है एक काव्य गुण है, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है एक अलंकार है। अमर्ष क्या है ये हमें बताना है। और अमर्ष एक प्रकार का क्या है? संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है, हर प्रश्न पत्र में लगभग पूछ ही लिया जाता है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ये ब्रज भाषा थी इनकी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी या फिर सधुक्कड़ी थी। इनमें से बताना है सही उत्तर क्या है। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी है। क्या है? सधुक्कड़ी, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ये कौन सी भाषा थी इनकी? सधुक्कड़ी। अगले 2 प्रश्न हैं 6 और 7। इनमें मुहावरे दिए गए हैं और इन मुहावरों के लिए उचित विकल्प का हमें चयन करना है। तो छठा प्रश्न है, द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी है शर्मनाक कार्य, ऑप्शन बी है शर्मनाक कार्य और ऑप्शन सी है कभी समाप्त ना होना या फिर सुंदर स्त्री। इनमें से बताना है सही उत्तर क्या है। और द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 7वां प्रश्न है, कूप मंडूक होना, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कुएं में गिरना, ऑप्शन बी है मूर्ख होना, ऑप्शन सी है मात देना, या फिर ऑप्शन डी है सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक अर्थात सीमित ज्ञान या फिर सीमित अनुभव होना ही क्या कहलाता है? कूप मंडूक होना।
अगले प्रश्न में कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और उनके लिए एक शब्द का चयन करना है। जैसे पूरब और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है ईशान कहते हैं। ऑप्शन सी के अनुसार वायव्य कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नैऋत्य कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है? ईशान। अगला प्रश्न है वलय। इस शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। वलय किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वृक्ष की छाल के लिए। ऑप्शन बी है गोलाकार घेरा। अगला ऑप्शन है मृग की छाल, या फिर ऑप्शन डी है आवरण। इनमें से बताना है वलय शब्द का अर्थ। तो वलय शब्द का अर्थ यहाँ पर गोलाकार घेरा के लिए है। किसके लिए है? गोलाकार घेरा। 10वां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द हैं इनमें से किस में अव्ययी भाव समास है? समास ऑलरेडी क्लास करा दी गई है, अच्छे से पढ़ाया गया है, इसमें समझ लीजिए। ऑप्शन ए है पाप पुण्य। ऑप्शन बी है आजीवन। ऑप्शन सी है घुड़सवार और ऑप्शन डी है पीताम्बर। इनमें से बताना है अव्ययी भाव समास किस में है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न में पूछा गया है ठीक समय पर आ जाना, इनमें कौन सा कारक है? अर्थात इस वाक्य में बताना है कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म। ऑप्शन बी है करण। ऑप्शन सी है संप्रदान और ऑप्शन डी है अधिकरण। देखिए, जब भी कारक पूछा जाए तो आपको सभी कारक के जो भी चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं, वो ज़रूर याद होने चाहिए, तभी आप पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया ठीक समय पर आ जाना, और पर किसके लिए होगा? संप्रदान कारक, माफ़ कीजिएगा, पर होता है किसके लिए? अधिकरण कारक के लिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सही डी, अधिकरण में या फिर पर जो विभक्ति चिन्ह है वो किसके लिए आता है? अधिकरण के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जैसे कर्ता का होता है ने विभक्ति चिन्ह, कर्म का होता है को, करण का होता है से या के द्वारा, करण के लिए विभक्ति चिन्ह है, और संप्रदान क्या है? के लिए विभक्ति चिन्ह। तो अलग अलग कारक के विभक्ति चिन्ह याद रहेंगे तो आसानी से आप वाक्य देख करके पहचान कर लेंगे। अगला प्रश्न है मंदिर मंदिरा। अब ये युग्म दिया गया है, मंदिर और मंदिरा। इस युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा और बताना है। मंदिर और मंदिरा के लिए जो अर्थ होंगे। अब इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूजा घर, पूजा घर और पुजारी, मतलब मंदिर का अर्थ हो जाएगा पूजा घर और मंदिरा का दिया गया है पुजारी। बी ऑप्शन में मंदिर के लिए घर दिया गया और मंदिरा के लिए सवारी। सी ऑप्शन मंदिर के लिए गुफा है और मंदिरा का अर्थ बड़ी गुफा दिया गया है। डी ऑप्शन में मंदिर देवालय के लिए है और मंदिरा है अश्वशाला के लिए। तो यहाँ पर जो 12वां प्रश्न इसका सही उत्तर है, मंदिर का अर्थ है देवालय और मंदिरा का अर्थ है अश्वशाला। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। इनमें से मिश्र वाक्य बताना है कौन सा है। 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। सेकंड ऑप्शन है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी। सी ऑप्शन दिया गया है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। डी ऑप्शन दिया गया है जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य सबसे सही उदाहरण यही ऑप्शन डी दिया गया है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ऑप्शन डी 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 और 15 नंबर के जो प्रश्न हैं उनके लिए काव्यांश दिया गया। आपके पेपर में या तो गद्य आएगा या तो फिर काव्य आएगा। पिछले प्रैक्टिस सेट में गद्य था और इस बार हम लोग काव्यांश पढ़ रहे हैं। तो काव्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ना होता है, उसके बाद फिर से जब रीड करेंगे तो पेंसिल लेकर के मार्क करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है,
शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये तो हमें काव्यांश दिया गया है, आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एक एक करके अब हम इन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है क्या करने की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और काव्यांश को पढ़ कर के ही उत्तर देना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ऑप्शन बी दिया गया है मन से बातें करने की। ऑप्शन सी में देखिए खुशियाँ मनाने की। और ऑप्शन डी में बोला गया है अपनी पहचान बनाने की। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या शुष्कता के। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने काव्यांश पढ़ा और प्रश्न में अपने हिसाब से उत्तर देने लगे। जो काव्य में लिखा है या जो काव्यांश या गद्यांश आपको दिया है ठीक उसी के अनुसार उत्तर देना होता है। यहाँ पर सूखे पत्ते का प्रतीक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मन के सूनेपन से। अगला प्रश्न है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शन ए है भाव रूपी कलियों पर। ऑप्शन बी है विचारों की कलियों पर। ऑप्शन सी है छोटी नई कलियों पर। या फिर ऑप्शन डी है शुष्क कलियों पर। और इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारों की कलियों पर क्या हुआ है? कलियों के बहार का आगमन हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। गहनता की फसल से इसमें कवि का क्या आशय है, इस काव्य के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन बी है अपना अस्तित्व। ऑप्शन सी है लहलहाती फसलें। या फिर ऑप्शन डी है विचारों की गंभीरता। और इसका सही उत्तर हो जाएगा गहन की फसल, इसका अर्थ है विचारों की परिपक्वता से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। हमें प्रश्न दिया गया उसमें जो खाली स्थान दिया गया उसमें ठीक क्या बैठेगा, क्या सही ऑप्शन होगा, उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो रामू की बीच में रिक्त स्थान है केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश, मतलब यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, अधिक बुद्धिमान है। अब यहाँ पर अपेक्षा और अपेक्षा पहला ऑप्शन है, लगा करके देखते हैं कि रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, देखिए जब आप ऐसे लगाएंगे रिक्त स्थान में भरने की कोशिश करेंगे तो ठीक उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला जो ऑप्शन है उसको लगा करके देखते हैं, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। या फिर ऑप्शन सी है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। या फिर दोनों में उपेक्षा फिल करेंगे, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो अब सबको सही उत्तर मिल गया होगा, कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा तुलना करने के लिए, उपेक्षा का अर्थ है उसका अपमान, ठीक है। तो रामू का अपमान केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है 19वां, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन करना है। अलंकार मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से सारे समझाए थे, और अगर जिन्होंने नहीं देखी वो क्लास तो ज़रूर देख लें, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। और इससे पहले जो हिंदी की क्लासेस अपलोड की गई उनको भी ज़रूर देखें, जिससे आसानी से ये प्रश्न आपके हल हो सकें। तो 19वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार बताना है। तो ये है, पानी विच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हाँसी। अब इस वाले में, इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है विभावना। ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति। ऑप्शन सी है विशेषोक्ति। और ऑप्शन डी है उपमा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विशेषोक्ति। इसमें कौन सा है? विशेषोक्ति है, पानी विच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हाँसी। इसमें मतलब कि ऐसी उक्ति की गई है जो पॉसिबल ना हो, ऐसा बताया गया है कि पानी में रहकर भी मछली प्यासी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।
ऑप्शन ए है राम, रामचरितमानस और गंगा। ऑप्शन बी है कृष्ण, कामायनी और मिठास। ऑप्शन सी है लखनऊ, आम और बुढ़ापा। ऑप्शन डी है ममता, वकील और पुस्तक। अब इनमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हों, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो वहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब राम एक व्यक्ति है, एक के लिए है रामचरितमानस और गंगा। अगर यहाँ पर नदी होता तो क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा। अगर पुस्तक या काव्य होता तो क्या हो जाता? जातिवाचक। इसी प्रकार मनुष्य होता तो भी जातिवाचक होता। बाकी सारे इसमें क्या है? मिक्स दिए गए हैं। जैसे कि कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामायनी व्यक्तिवाचक, लेकिन मिठास क्या हो गया? एक तरह से भाववाचक हो गया। इसी तरह बुढ़ापा भाववाचक हो गया है ना, ममता। तो कोई ना कोई इसमें दूसरी तरह की संज्ञा दी गई हैं। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इन सभी उदाहरण में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। ठीक है, जिन्होंने क्लास नहीं की वो पिछली क्लास ज़रूर कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब इसी के साथ। निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इनमें से 3 पर्यायवाची गंगा के होंगे, बाकी का एक ही सिर्फ पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है कालिंदी और ऑप्शन डी है सुरसरिता। इनमें से उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कालिंदी, जो कि यमुना का है। गंगा के पर्यायवाची मंदाकिनी है, भागीरथी, सुरसरिता है, लेकिन कालिंदी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 22वां प्रश्न है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अवनति, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है मुश्किल या फिर ऑप्शन डी है मातृभूमि। और यहाँ पर कौन कौन से गलत लिखे गए हैं ये भी देख लीजिए, उनको कैसे सही से लिखेंगे और सही ऑप्शन का हमें चयन करना है। यहाँ पर सही वर्तनी है जो श्रृंगार है, बाकी अवनति में आधा ना जो लगाओ ये नहीं होगा। ठीक है, अवनति कैसे लिखेंगे? अवनति मैं लिख के दिखा दे रही हूँ, अव केवल ना होगा, अवनति। ठीक है, उसके अलावा मुश्किल में ये पूरा शा लिखा हुआ है, मुश्किल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आप मुश्किल भी देख लीजिए। ठीक है, मुश्किल लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, मुश्किल, सही वर्तनी मुश्किल की। मातृभूमि में ये वाला त्रा नहीं लगेगा, री की मात्रा लगेगी, मातृ। एक मिनट, सही से मैं लिखती हूँ। ये रहा मातृभूमि, ऐसे लिखेंगे मातृभूमि। श्रृंगार सही है, बाकी सारे गलत दिए गए। अगला प्रश्न है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, अर्थात जो भी शब्द समूह के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उनको चिन्हित करना है। तो इसमें पुरुष दिया गया है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में स्त्री है, सी ऑप्शन में मनुष्य है और डी ऑप्शन में भीड़ दी गई है। पुरुष कोई समूह के लिए नहीं है, स्त्री भी किसी समूह के लिए नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, किंतु भीड़ जो शब्द है ये एक समूह के लिए प्रयोग होता है और समूहार्थक ये शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आंशिक शब्द दिया गया है 24वां प्रश्न, और इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के आखिरी में लगते हैं, अंत में लगते हैं। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है इक या फिर ऑप्शन डी है शिक। इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। और आंशिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय? इक। 25वां प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाले भाग को चिन्हित कर देंगे। अब पढ़िए पहले तो वाक्य। ए है पुलिस द्वारा चोरी, बी है का माल बरामद, सी है हो गया या फिर कोई त्रुटि नहीं है। पूरा सेंटेंस फिर से पढ़िए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। इसमें बताना है कोई त्रुटि है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, सही दिया गया है। 26वां प्रश्न है वधूर्मी। एक शब्द दिया गया है और इसका संधि विच्छेद बताना है। देखिए मैंने संधि विच्छेद की जो भी क्लास कराई है उसमें आप जितने भी उदाहरण देख लेंगे उनसे बाहर कोई भी प्रश्न मुश्किल ही है आए।
तो आप संधि और समास की क्लास ज़रूर इस चैनल से कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है वधू प्लस ऊर्मी, ऑप्शन बी है वधू प्लस ऊर्मी, ऑप्शन सी है वधु उर्मी और ऑप्शन डी है वधु और ऊर्मी। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो वधुर्मी का क्या होता है, देखिए यहाँ पर वधु रहेगा और उर्मी, कौन सा हो जाएगा संधि विच्छेद, वधु और उर्मी। कौन सी संधि है इसमें, इसमें है दीर्घ संधि। कैसे, यहाँ पर ऊ, बड़ा ऊ और फिर से बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ और फिर से बड़ा ऊ, दोनों आपस में मिल करके बड़े ऊ में ही कन्वर्ट हो गए। तो क्या हो गया, वधूर्मी। ये किस प्रकार की संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है और उसका संधि विच्छेद हमने देख लिया। अगला शब्द है 27वां, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है पावक, दूसरा ऑप्शन है अनिल, तीसरा ऑप्शन है अनल और डी ऑप्शन है कृषाणु। इनमें से बताना है कौन सा अलग है, अर्थात 3 समान होंगे, समानार्थी होंगे। तो इसका सही उत्तर है बी अनिल। बाकी पावक, अनल, कृषाणु ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के। किसके हैं, अग्नि के। जबकि अनिल किसका है, अनिल है वायु का। अनिल है वायु का। तो याद रहेगा भिन्नार्थक कौन सा हो जाएगा, अनिल, और समानार्थी हो जाएंगे पावक, अनल और कृषाणु। अब बताना है हर्ष का विलोम, खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, हर्ष का मतलब खुशी, उल्लास और आनंद तीनों ही समान हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी विषाद मतलब दुख। ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न है गंदला, मैला और मलिन ये किसके पर्यायवाची हैं। प्रलय, ऑप्शन बी है धवल, ऑप्शन सी है पंकिल या ऑप्शन डी है पामर। और इसका सही उत्तर है पंकिल। पंकिल के ही पर्यायवाची कौन, गंदला, मैला और मलिन। 30वां प्रश्न है शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त या फिर अभयस्त। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी, कैसे इसको लिखते हैं अभ्यस्त को। और यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभ्यस्त। अभ्यस्त कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। 31वां प्रश्न है उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें बताना है कौन सा उपवाक्य है। ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य या फिर ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी ऑप्शन है क्रिया उपवाक्य। वह आदमी जो कल आया था उसकी विशेषता बताई जा रही है, आज भी आया है। तो वह किस प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अब ये वर्णमाला से प्रश्न है, इसकी भी क्लासेस फिर से स्टार्ट की गई। नई क्लासेस यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए ही दी गई हैं। उन क्लास को देख करके आप इनको आसानी से हल कर पाएंगे। ऑप्शन ए है ख, ऑप्शन बी है घ, ऑप्शन सी है ज या फिर ऑप्शन डी है झा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर 2 प्रकार से विभाजन किया गया है, महाप्राण और अल्पप्राण। तो इनमें से बताना है महाप्राण नहीं है, ख, घ, ज या फिर झा। और इसका सही उत्तर है ज। ज नहीं है महाप्राण, ठीक है, ज नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी सारे अर्थात महाप्राण है, ख, घ और झ। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन ए है रवैया, ऑप्शन बी है डटैया, ऑप्शन सी है खवैया या फिर ऑप्शन डी है बचैया। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो खवैया जो है शब्द, इसमें वैया प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय, वैया। प्रत्यय हमेशा वाक्य शब्दों के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। 34वां प्रश्न है निम्नलिखित में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या फिर गीर्वाण। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। 34वां प्रश्न देखिए फिर से, हमें बताना है देवता का पर्यायवाची नहीं है और इसका सही उत्तर होगा किंकर।
किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं, बाकी सारे हैं, निर्जर, त्रिदश और गिरवाण। 35वां प्रश्न है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी या फिर रामानंद। इनमें से बताना है किसके द्वारा रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली द्वारा रचित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला आखिरी प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाट किसकी रचना है? ऑप्शन ए है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऑप्शन बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी है किशोरीदास वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठेठ हिंदी का ठाट, इनके रचनाकार का हमें नाम बताना है और इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देखिए, लेखक और रचनाओं से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और जो ये पूछी गई है ठेठ हिंदी का ठाट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो बहुत अच्छे से इनको तैयार करते चलिए। ये रहा आज का हमारा आखिरी प्रश्न और यहाँ तक हमने 36 प्रश्न हिंदी के यहाँ पर हल किए हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न रहने वाले हैं आपके पेपर में। इन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और याद रखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे सिर्फ 36 ही या 37-38 प्रश्न ही नहीं होंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ती या घटती रहती है और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, मेरिट के अंदर इन हो सकते हैं। तो हिंदी में अच्छे से मेहनत करिए। सबसे पहले तो जो क्लासेस दी जा रही हैं उनको प्रॉपर क्लासेस लीजिए, नोट्स बनाइए, जिससे रिवीजन के समय आपके पास नोट्स प्रिपेयर हों। बुक के लिए आप परेशान ना हो, इतना ज़्यादा कंटेंट आपको ना पढ़ना पड़े, आपके शॉर्ट नोट्स हों और साथ में आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि आसानी से आप पेपर देखते ही आपको घबराहट ना हो और अच्छे से पेपर हल कर पाएँ। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर लगातार क्लासेस आ रही हैं और वो भी जीएस की भी हैं, साथ में आपको हिंदी की भी क्लासेस मिल रही हैं। बहुत जल्दी और भी क्लास आने लगेंगी, जैसे रीजनिंग और मैथ्स की। आप अभी जो भी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जीएस के लिए आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं रिवीजन के लिए, जिसमें एक ही वीडियो में पूरे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जो आपके रिवीजन टाइम के लिए काफ़ी बेहतर है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप यहीं पर लर्न कर सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे दोबारा वीडियो देख करके जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, उन सबको भी फ़ायदा होगा। और आपके जो सुझाव हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगली क्लास के साथ। लगातार हमसे जुड़े रहिए और आपको ज़रूर ही इन क्लासेस से फ़ायदा होगा। आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, बुक्स भी पढ़ते रहिए, किंतु आप हमारे साथ जुड़कर भी प्रिपरेशन कीजिए और आप देखिएगा आपको पेपर में ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।